हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 31 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे यूपीएसआई मैथ्स के सेट नंबर 1 से 30 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चंस को अपने आप से करने का ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है डाउट ग्रुप का, उस पर जुड़कर आप लोग वहां से अपना डाउट पूछ सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो एक शेषफल बचता है। तो मान लिया हमारा नंबर n है, कोई संख्या हमने n मान ली, इसको जब 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। मान लिया हमने भागफल a बचा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13a + 1। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है। भागफल a आया था, तो a को जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल 3 बचता है, हमने मान लिया x भागफल आया, तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया, a बराबर आ गया 5x + 3। अब इस a की वैल्यू इस पे पुट करते हैं, n बराबर आया 13 5x + 3 + 1। n बराबर आ गया 65x + 39 × 40। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये हमें नंबर मालूम चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि मूल संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसको 65 से डिवाइड करना है, 65x + 40 को 65 से डिवाइड करना है, तो 65 से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, 0, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो रही। ये 40 अपना शेषफल बच जाएगा। फर्स्ट का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 4800 और 8 वर्षों में 6000 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो 4 वर्षों में कितनी हो रही 4800 और 8 वर्षों में 6000। और हमें पूछा क्या है, वह धनराशि क्या है, मतलब धनराशि 4 साल बैक जाना पड़ेगा, ये 4 साल प्लस है, और प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो हम लोग पहले देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज हो रहा है 4 साल के लिए। 6000 बटे 4800 कैंसिल करते हैं, 5/4 आ गया। मतलब कि 4 साल में जो हमारी वैल्यू बढ़ रही वो 5/4 हो रही है। तो अगर ये जो 4 साल के बाद 4800 हुई है, मतलब 5 की वैल्यू 4800 क्वेश्चन ने दी है, तो हमसे 4 की वैल्यू पूछी है, मूल धनराशि पूछी है, तो 4 जो पूछा गया बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 4800। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ गया 9 और 6 0। अब वैल्यू कितनी आएगी, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 और 36 2 38, 3840 रुपये उसकी मूल धनराशि रही होगी। सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से या 10 सेकंड से हरा देता है। ए की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो रेस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, 500 मीटर की दौड़ थी जिसमें ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो ए अपना पूरा 500 मीटर दौड़ा होगा, लेकिन बी 100 मीटर से हार रहा है। मतलब जब ए 500 मीटर पे पहुंच जाएगा, जीत गया होगा, तब जो अपना बी है वह 100 मीटर पीछे रहा होगा, मतलब बी 400 मीटर चला होगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, या 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड से हरा देने का मतलब क्या है, ए जब पहुंचा है उसके बाद बी 10 सेकंड में पहुंचा है। ए के पहुंचने के बाद 10 सेकंड में बी पहुंचा है, और बी को 100 मीटर पीछे रह गया था जब ए पहुंचा है। तो जो वो 100 मीटर की दूरी थी उसने 10 सेकंड में कवर की है, तो बी की स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए की गति निकालनी है हमें। अब ए की गति निकालनी है, बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो बी 400 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा 40 सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 400 मीटर चलने में उसे 40 सेकंड लगेंगे बी को। और जब बी 40 सेकंड पे 400 मीटर चल रहा था, तब ए भी पूरे 40 सेकंड पे 500 मीटर दौड़ जा रहा था। तो हम लोग ए की स्पीड निकाल सकते हैं। ए की डिस्टेंस कितनी है कवर की है 500, और टाइम उसे कितना लगा है 40 सेकंड। वैल्यू कितनी आ गई,
12 चौक 48, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत बढ़िया रेस का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। एक बेईमान दूध वाला 24 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, ठीक है, और उसमें 1/4 भाग पानी मिला देता है, फिर वह मिश्रण को 26 प्रति लीटर पर बेचता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1/4 भाग पानी मिलाता है, वाटर 1/4 भाग मिलाता है, तो एक्चुअल में 4, अगर हम लोग ये मान लें कि 4 लीटर उसके पास दूध था, पहले 4 लीटर दूध था उसके पास, तो 4 लीटर दूध का सीपी कितना आ जाएगा, 24 चौको 96 रुपये। 4 लीटर दूध की कास्ट इतनी आ गई। अब उसमें 1/4 भाग पानी मिलाता है, 1/4 भाग पानी मिलाता है, मतलब पानी का तो अपना, पानी का जो जितना भी वैल्यू होगी वह तो जीरो रहेगी, पानी तो पैसे का मिलता नहीं है, तो जीरो आ गया। तो सीपी उसका टोटल कितना आ गया, 96। अब एसपी की बात करें, उसने बेचा कितने में, 26 प्रति लीटर में। तो पहले 4 लीटर तो उसके पास दूध था ही, अब 4 का 1/4 मतलब 1 लीटर उसने वाटर मिला दिया है, तो टोटल उसके पास वैल्यू कितनी आ गई लीटर पे, दूध और पानी से मिश्रित जो मिश्रण तैयार हुआ है वो टोटल कितने लीटर है। पहले 4 लीटर दूध था, फिर उस पर 1 लीटर पानी मिला दिया क्योंकि 1/4 भाग पानी मिलाना था, तो अब टोटल कितना आ गया है, 5 लीटर। और इसको बेचा कितने में, इस मिश्रण को 26 रुपये प्रति लीटर में, तो 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एसपी अपना कितना आ जाएगा, 26 पंचे 130। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ उसे कितने का हुआ, 96 से 130, 34 रुपये का, और हुआ कितने पे, 96 सीपी से, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 34/96 गुणे 100। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया, फिर अगर 2 से काटेंगे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17, वैल्यू कितनी आएगी, 17 पंचे 85, 8 हासिल, और 17 दूने 34, 8 42 बटे 12, भाग दे 12 तेईं 36 और 6, 12 पंचे 60, 35.4% उसे प्रॉफिट होगा। फोर्थ का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके ऐसी कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हों और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो अगर 5 से डिविजिबल हैं वो संख्याएं, तो जो लास्ट उसकी डिजिट होगी या तो 0 होगी या 5, इसके अलावा 5 से डिविजिबल कोई नंबर बन ही नहीं सकता है, लास्ट में उसमें 0 या 5 होना पड़ेगा। तो हम लोग 2 केस चेक कर लेते हैं, एक 4 बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है, एक दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी 4 अंकों की संख्या, पहले वाले पे हम लोग 0 रख के चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले पे 5। अब क्वेश्चन ने बोला है संख्याएं कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं अपनी 6 संख्याएं, 6 संख्याएं हैं अपनी। अगर लास्ट वाले पे हमने 0 यूज कर लिया है, अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी है, अंकों की अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची, क्योंकि 0 को हमने यूज कर लिया तो हमारे पास संख्याएं बची अब 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 संख्याएं यूज कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर इसमें 5 का यूज कर लिया है 5 संख्याओं का, तो अब फिर से पुनरावृत्ति नहीं करनी है, इसका मतलब इसमें हमें 4 संख्या रखनी पड़ेंगी। अब इसमें भी लास्ट वाले पे भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब इसका कि इसमें 3 संख्या रखनी पड़ेंगी। ये अपना सेट हो गया। अब इस वाले पे चलते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो अगर पहले डिजिट को चेक करें तो 0 कभी पहले पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपनी संख्या वो 4 अंकों की नहीं बचेगी, वो 3 अंकों की हो जाएगी, तो 0 अपन रख नहीं सकते। 5 लास्ट में पहुंच गया तो बचे कौन से ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हम लोग इसमें रख सकते हैं। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है तो इसमें तो आना चाहिए था 3, बट अब हम लोग 0 का यूज कर सकते हैं, तो 0 का यूज करेंगे तो अपने फिर से 4 संख्या रख सकते हैं इसमें। अब हम अंकों का पुनरावृत्ति फिर नहीं करनी है तो फिर 1 कम कर देंगे, अपना 3 आ गया। तो इस पे मल्टीप्लाई करते हैं 3:4:5, और ये अपना 0 इस पे लिखा था, बट ये एक्चुअल में तो एक ही संख्या है ना, इंटू 1। और यहाँ पे इस वाले पे चेक करते हैं, ये जो अपना 5 हम लोगों ने अंक भरा था एक्चुअल में तो एक ही संख्या है ना, तो 4:4:3:1।
अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 20 3 60 यहाँ से आ गया और 4 को 16 48 यहाँ से आ गया। तो टोटल संख्या कितनी बन सकती हैं? 60 + 48, वैल्यू आ गई 108। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया, 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, द 100 टर्म ऑफ 3579। एपी का क्वेश्चन है, तो पहले तो हम इसका 100 टर्म निकालें। 100 टर्म निकालने की बात की गई है, तो एपी अगर 3, 5, 7 और 9 है तो ए की वैल्यू कितनी है? 3, फर्स्ट नंबर अपना 3 है। और डी की वैल्यू कितनी है? 5 में 3 घटाएंगे या 7 में 5 घटाएंगे या 9 में 3 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब हमें 100 टर्म चाहिए, तो टी 100 अगर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो हम लोग इस पे वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है? अपना 3 है, प्लस n-1 मतलब 99, क्योंकि 100 टर्म चाहिए था। 99 इंटू डी 2 आ गया। वैल्यू 3 प्लस 2 18 का सिल 2 18 19, वैल्यू आ गई 201। करेक्ट आंसर अपना 201 हो गया। 6 का 201। 7 नंबर देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 6x + 8 = 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है हमें। तो अपना इक्वेशन कौन सी दी है? x² - 6x + 8 = 0। तो इससे अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो -b/a होता है, और -b/a का मतलब 6/1 मतलब 6 आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a। c/a मतलब 8/1 बराबर 8 आ गया। ये हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम चल गई। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ब्रेक करें तो यहाँ पे आ सकता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अब अगर इसको हम लोग और लिखें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस पे 2ab लिख दें तो वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनी रहेगी। और जो माइनस का 2ab करेंगे और फिर माइनस का अल्फा बीटा है जुड़ के 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इस पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा की 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8 है तो 8 से 24 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 12 आ गया 72। करेक्ट आंसर आ गया अपना 7 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, एक नल एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो एक अगर टैंक है, एक नल है, तो एक नल कितनी देर में भर रहा है? 12 घंटे पे, 14 आवर पे। और हमने मान लिया नल की एफिशिएंसी दक्षता भी 1 है, तो टोटल वर्क उसका कितना हो गया? 12 × 1 = 12। इतना आ गया टोटल वर्क। अब आगे क्या क्वेश्चन है? बोला आधा टैंक भरने के बाद, आधा टैंक भर गया है तो आधा टैंक कब भरेगा? 12 को आधा टैंक भरना है, 12/2 भरना है मतलब 6 भरना है, और 6 भरना है एक की एफिशिएंसी से, क्योंकि हर नल की एफिशिएंसी हमने 1 मानी थी। तो एक एफिशिएंसी से जब 6 यूनिट काम करेंगे तो 6 घंटे लगेंगे। 6 आवर तो यहाँ से लग गए, जब उसे 6 यूनिट भरना है, आधा टैंकों को भरना है, तब 6 आवर लग गए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं जब आधा टैंक भर जाता है। तो अब हमारे पास भरना कितना है? 6 यूनिट। और इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो पहले एक नल था, उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट थी, अब 3 नल और खोल दिए गए मतलब 4 नल हो गए और सबकी एफिशिएंसी 1 है। तो वैल्यू कितनी आ गई घंटे पे? 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 आवर या 1 घंटा 30 मिनट। तो पहले पे कितना आया? 6 घंटे, बाद में 1 घंटा 30 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? 7 घंटा 30 मिनट। करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो गया, 8 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 24 सेंटीमीटर हाइट देखते ही हमें ये समझना आना चाहिए कि ट्रिपलेट वर्क कर रहा है 7, 24, 25 का, जिस पर रेडियस 7 है
और 24 सेंटीमीटर हाइट है और 25 सेंटीमीटर उसकी तिरछी ऊंचाई है, एल है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 1232 दी है। इससे हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 24 बराबर 1232। 11 से डिवाइड करते हैं इसको, 1 आ गया और फिर 1 आ गया और 2 आ गया। अब आगे चेक करते हैं, 1 1 2 आ गया। 24 से अगर इसको काटेंगे, 3 से यहाँ पे 8 आ गया, और 8 से इसको काटेंगे 14 आ गया, और 2 यहाँ पे बचा था, 2 से काटेंगे यहाँ पे 7, तो आर बराबर कितना आ गया, 7। रेडियस उसकी 7 मालूम चल गई। हम लोगों ने ट्रिपलेट से पहले ही निकाल लिया था, तो अगर रेडियस 7 है, हाइट उसकी 24 है, तो ट्रिपलेट से उसकी एल तो 25 आनी है। तो हम लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट से मालूम कर सकते थे कि उसकी रेडियस और उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाली है 7 और एल कितनी है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 25, 22 × 25 मतलब 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। सेंटीमीटर स्क्वायर अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। किसी वस्तु की कीमत में क्रमिक रूप से 20%, 25% और 10% की वृद्धि की जाती है। एकल समतुल्य वृद्धि ज्ञात करनी है। तो पहले हमें 20% बढ़ाना है, मतलब एक्चुअल में क्या करना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर 20% हमें किसी नंबर को बढ़ाना है, मतलब उसका 6/5 करना है, तो 6/5 पहले से हो गया, फिर इंटू क्वेश्चन ने बोला फिर 25% बढ़ाना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 5/4 करना है। फिर क्वेश्चन ने बोला 10% बढ़ाना है, मतलब 11/10 करना है। 11/10 कर दिया। अब अपने से वैल्यू ये कितनी आई है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 यहाँ 3, 33/20 आ गया। 33/20 आ गया, मतलब बढ़ी कितनी है, 13 यूनिट। कितने से, 20 से, इंटू 100। समतुल्य वृद्धि पूछा था ना, तो 13 25 65 करेक्ट आंसर आ गया, 65%। अपना सी करेक्ट आंसर हो गया। 11 नंबर देखते हैं। एक थैले में लाल और काली गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि 2 लाल और 1 काली गेंदें हो। तो रेड वाली अपनी कितनी है, 5 है, और ब्लैक वाली कितनी है, 4 है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि 2 लाल गेंदें हैं, तो कम्बिनेशन वर्क करेगा। 2 लाल निकालनी है, हमारे पास 5 लाल गेंदें और 2 निकालनी है, 5C2 हो गया। और बीच पे और का निशान लगा है, और अगर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे और लगता है मतलब इंटू मल्टीप्लाई पे जाएगा, तो 5C2 इंटू, अब 1 काली गेंद निकालनी है, ब्लैक गेंद कितनी है, 4, 4 से 1 निकालनी है, तो 4C1 हो गया। और हमने गेंद कितनी निकाली है, 2 लाल और 1 काली, टोटल 3 गेंदें निकालनी है। और हमारे पास थैले में टोटल गेंद कितनी थी, 5 4 9, तो 9C3 3 यहाँ से निकल गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने दूसरे तीसरे सेट पे बता दिया था कि कैसे कम्बिनेशन वाले कैसे सेट को सॉल्व किया जाता है। तो अब जैसे 5C2 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4/2 × 1, और 4C1 का मतलब होता है 4/1, अपान पे 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1। तो 2 से यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 दूना 10 चौको 40, तो ऊपर से आ गया 40, ऊपर से आ गया, नीचे से कितना आया, 2 से यहाँ पे 4 आ गया, 3 से यहाँ पे 3 आ गया, 4 3 12, 12 7 84 नीचे से आ गया। तो अब अगर इसको 4 से भाग दे दें ऊपर नीचे, तो 10 ऊपर आ गया और नीचे से 21 आ गया। 10/21 अपना बी करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है, 5 अंकी संख्या में निकालनी है, 3 अंकी संख्याओं का योग निकालना है हमें जिन्हें 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। तो 3 अंकी संख्या में चाहिए 3 अंकी संख्या। तो 3 अंकी संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 100।
अब इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। तो 100 तो अपना 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर हमें 2 शेषफल बचाना है मतलब 100 ना लेके हम 102 ले लें पहली संख्या। और लास्ट संख्या 3 डिजिट की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 999। अब इस पे हमें ये तो 5 से डिवाइड नहीं हो रही और 5 से डिवाइड होने पे हमें 2 शेषफल बचाना है मतलब 995 5 से डिवाइड होती है तो हम लोग 997 ले लें। अब ये 5 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल बचाएगा। तो 9995 अपनी लास्ट नंबर हो गई, 102 अपनी 997 अपनी लास्ट नंबर हो गई जो 5 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल छोड़ेगी, और 102 हो गई अपनी छोटी 3 अंकों की संख्या जो 5 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल छोड़ेगी। अब इनका हमें चाहिए योग पूरी संख्याओं का। तो पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल लें कि नंबर कितने हैं उस पर, संख्या एक्चुअल में है कितनी। तो n की वैल्यू कैसे निकलती है, 997 माइनस 102 अपॉन 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 2 गया 5 9 और यहाँ से आ गया 8 895 बटे 5 प्लस 1, वैल्यू आ गई 1 5 7 35 9 45 प्लस 1 मतलब 180 संख्याएं हैं। ये हमें मालूम चल गया कि 180 संख्याएं हैं। तो अगर 180 संख्या है और हमें योग चाहिए तो अब हम लोग AP का फार्मूला लगाते, क्योंकि ये अपनी 102 पहली रही होगी, दूसरी 107, तीसरी 112, ऐसे नंबर 997 तक हैं। तो ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। तो अब इसका हमें SN चाहिए, n संख्याओं का योग, n पदों तक का योग हमें इस पे निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L। तो n कितने हैं अपने 180/2, a कितना है अपना 102 प्लस l कितना है, लास्ट टर्म कितना है 997, 90 इंटू वैल्यू आ गई 7 2 9 और 9 और 10, 90 इंटू 10 99। तो लास्ट में तो 0 और 1 आना है, उसके पहले 9 9 81 और 8 89। तो 9 8 9 1 0 आना है, ए अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में और पाइप बी 30 मिनट में भर सकता है। एक रिसाव सी है जो भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले ए बी सी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल लें। ए बी सी, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है और सी भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। 15 मिनट में खाली कर देगा। इसका एलसीएम कितना आ गया 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 4 माइनस की, क्योंकि ये पानी उससे निकाल रहा था। तो सी की एफिशिएंसी माइनस की 4 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है तो ए प्लस बी को हम 5 मिनट के लिए खोल रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5 आ गई। 5 इंटू 5 25 काम हो गया। अब 25 इस पे काम हो गया है, माइनस कर दिया, कितना बचा 35 काम बचा है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, फिर सी को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर सी को भी खोल दिया जाता है तो सी की एफिशिएंसी है -4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है +5। तो +5 पे जब -4 करेंगे वैल्यू आएगी 1। तो टैंक तो अपना खाली होगा ही नहीं अगर सी को भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ जोड़ दिया जाए तो एक्चुअल में यहाँ पे टैंक को खाली करने में नहीं, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो 35 काम करवाना है और सी से करवाना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है -4। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और बी के साथ अब तीनों वर्क कर रहे हैं। तो तीनों अगर वर्क कर रहे हैं तो ए की +3 की है, फिर बी की 2 है और सी की -4 है, मतलब एक्चुअल में 1 यूनिट से काम हो रहा है पर आवर पे। तो 35/1 कर दिया। अगर तीनों को मिला देंगे, तीनों को मिल के काम करवाना पड़ेगा। 35/1 मतलब 35 मिनट लगेंगे। 35 मिनट उसको पाइप सी को खाली करने में लगेंगे। तो 35 अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सी को हम लोग 35 मिनट बना लें तो ये अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा और ऑप्शन अपना 35 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एक राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई थी। यदि 2% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 360 अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात करनी है।
अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती और 3 सालों के लिए, तो एक्चुअल में 3 सालों में 6% ज़्यादा उसे ब्याज मिलता, 6% ज़्यादा ब्याज मिलता, लेकिन इसकी रुपए पे वैल्यू कितनी दी है, 360 रुपये, 360 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं उसको। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई राशि की, 6000। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, राशि क्या निकालनी है, तो 100% की वैल्यू 6000 आ गई। अपना बी करेक्ट हो गया, 14 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान निकालना है। तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 3x को उधर भेज दें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ गया 3x। अब अगर x से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 आ गया। ये हमें मालूम चल गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर तक पहुँचे। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये जो 3 लिखा है इसका स्क्वायर करते हैं, आया 9, उस पर 2 घटा देते हैं, वैल्यू आ गई 7। अब हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 निकालना है। तो पहले 7 जो लिखा है इसका स्क्वायर करते हैं, आई 49, उस पर 2 घटा देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 47। करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा, 15 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले के आयतन का घन के आयतन से अनुपात निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 स्क्वायर। अब हम लोग इसको वैल्यू को सेटिस्फाई करें, 2 से यहाँ पे काटेंगे, 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3/2 पाई, 3/2 पाई आ गया। तो आर अपान ए बराबर कितना आया, आर अपान ए बराबर आ गया √3/2 पाई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, गोले के आयतन का घन के आयतन के अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका निकालना किसके साथ है, घन के आयतन के साथ, तो ए क्यूब के साथ निकालना है। तो अगर इसकी वैल्यू हम 4/3 पाई लिख लें और आर क्यूब अपान ए क्यूब लिखा है, तो मतलब आर अपान ए का होल क्यूब करना है, और आर अपान ए की वैल्यू इतनी दी है। तो 4/3 पाई इंटू 3/2 पाई इंटू √3/√2 पाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2, तो 2√3/√2 इंटू √पाई। अब अगर √2 को हम लोग कैंसिल करें तो ऊपर पे तो √2 चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू √6/√पाई। और करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो गया, ए, 16 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। एक पंसारी को 60 की ग्रा और 65 की ग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68.20 की ग्रा पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर एलिगेशन लगाते हैं। अगर 10% का लाभ हो रहा है 68 रुपये 20 पैसे पर बेचने पर, तो एक्चुअल में उसका सीपी कितना रहा होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10% का लाभ हो रहा है मतलब 110% की वैल्यू 68.20 है, तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लें। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 68.20। अगर 11 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6.2 मतलब 62 रुपये उसका सीपी रहा होगा दोनों को मिश्रित करने के बाद। अब हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। पहले 60 पर केजी था, बाद में 65 पर केजी है, एक 60 पर केजी का है, दूसरा 65 पर केजी का है, और रिजल्टेंट दोनों को मिश्रित करके कितना आया है, 62 पर केजी। तो जब 62 पे 60 घटाएंगे वैल्यू आएगी 2, जो 65 में 62 घटाएंगे वैल्यू आएगी 3, तो 3:2 के अनुपात में हमें मिश्रित करना पड़ेगा। 17 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 127 की पावर 127 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो जो पावर होती हैं उस पर 4 का भाग देते हैं, और जो शेष पल बचता है बस उतने से चेक करते हैं यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो 127 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3,
रिमाइंडर आया 3, तो 7 की पावर हमें केवल 3 करना है और यहाँ से यूनिट डिजिट निकालना है, तो 7 की पावर 3 करने में 343 आता है और लास्ट डिजिट अपना कौन सा आया 3, तो 3 अपना करेक्ट आंसर बी हो गया, 18 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। यदि 15 पुरुष 12 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 30 दिनों में वैसी ही 500 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चन हम लोग M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2 से करते हैं। तो पहले कितने पुरुष हैं 15 है, दिन कितने लग रहे हैं 12, टोटल वर्क कितना हो रहा है 100 बराबर है किसके M2 हमें नहीं मालूम है कितने लोग हैं, दिन कितने हैं 30 और कितनी लंबी दीवार बनानी 500 मीटर, टोटल वर्क कितना हो गया, तो यहाँ से आ गया 5 से यहाँ आ गया 6, 6 से यहाँ 2, M2 बराबर कितना है 30, M2 बराबर 30 मतलब अब 30 दिन लगेंगे, 30 लोग लगेंगे उसको करने पे। 20 नंबर देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो हमने ट्रेन की लेंथ मान लिया L मीटर। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो ट्रेन चल रही थी, लेकिन उसी दिशा में चल रहा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है एक व्यक्ति, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम दिशा पे चल रहे हैं, इनटू ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब ये कितना टाइम ले रहा है 12 सेकंड ले रहा है, तो 12 सेकंड के बराबर हो गया। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से आ गया 60 इंटू 5/18 बराबर 12 के, तो 6 से काटेंगे यहाँ पे 3 आया और यहाँ ऊपर 10 आ गया, तो L बराबर कितना आ गया 12 गुणे 50/3, वैल्यू आ गई L बराबर 200। हमें ट्रेन की लेंथ 200 मालूम चल गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो अब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है मतलब ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी और 300 मीटर का प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 200 प्लस 300। और अब स्पीड कितनी वर्क कर रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी चीज़ है, तो अपना जो ट्रेन की स्पीड है बस उतनी स्पीड वर्क करेगी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें 5/18 कर दिए, यहाँ से आ गया 4, तो 500/20 आ गया, 500/20 मतलब 25 सेकंड उससे लगेंगे, 25 सेकंड अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्याओं 18 और 32 को गलती से 81 और 23 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं, एवरेज पे प्लस माइनस एवरेज करके हम लोग निकाल लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू पे हम लोग नहीं जाते हैं, टोटल वैल्यू उन संख्याओं की कितनी होगी। तो 10 संख्याओं का औसत कितना था 40.2। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, बाद में यह पाया गया है कि दो संख्याओं 18 और 32 को गलती से 81 और 23 पढ़ लिया गया था, मतलब गलत क्या पढ़ा गया है 81 और 23, एक्चुअल में संख्याएं क्या थी वो 18 और 32। तो डिफरेंस कितने का मारा है, अगर सही वाले पे, अब क्योंकि हम लोगों को सही औसत चाहिए तो सही वाला कितना है 18, गलत वाला 81, हमें मतलब माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा, 11 में 8 गया 3 और 7 में गया 6, 63 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे 32 सही और गलती से 23 लिया गया था, मतलब इसमें अब हमें सही औसत में जानने के लिए प्लस करना पड़ेगा और प्लस कितना करना पड़ेगा 9। तो रिजल्टेंट क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, और कितना माइनस करना पड़ेगा 13 में 9 घटाएंगे वैल्यू आएगी 4 और 5 यहाँ से 54 हमें टोटल वैल्यू उससे घटानी पड़ेगी उनकी टोटल वैल्यू से, बट हम लोग एवरेज से ही इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो हम लोग एवरेज 54 का निकाल लेते हैं और संख्याएं अपनी कितनी है 10 हैं, तो 54 बटे अगर 10 कर दें तो वैल्यू हमारी एवरेज में मालूम चल जाए कि 5.4 है। हमें 5.4 उनके एवरेज से कम करना पड़ेगा, तो इससे 5.4 कम कर देते हैं, 12 में 4 गया 8 और 9 में 5 गया 4, 34.8। अब उनका सही औसत बचेगा, 21 का ए करेक्ट हो गया। 22 देखते हैं। एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार और ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर आधार समान है मतलब रेडियस समान है
और रेडियस बराबर है, क्वेश्चन ने बोला ऊंचाई h के, तो हम लोग x अगर रेडियस को भी x माने तो जो अपनी हाइट होगी वो भी x हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार और ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और r की भी वैल्यू x है और h की भी वैल्यू x है, तो हम लोग पुट करते हैं। पाई एक्स क्यूब यहाँ से आ गया, अनुपाते 1/3 पाई एक्स क्यूब यहाँ से आ गया, और 2/3 पाई एक्स क्यूब यहाँ से आ गया। रेशियो क्या आया, पाई एक्स क्यूब पाई एक्स क्यूब पाई एक्स क्यूब सब कट गए, 3:1:2 उनका रेशियो आ गया। 22 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 360 के सभी विभाजकों का योगफल निकालना है। तो 360 के पहले हम विभाजक मतलब उसके गुणनखंड निकाल लें। तो गुणनखंड कितने आ गए 360 के, 2 आ गया, 2 2 2, तो मतलब 2 की पावर 3 इंटू 8 आ गया, 40 आ गया, 8 8 40, तो फिर 5 आ गया और 3 की पावर 2 आ गया। इतने इसके गुणनखंड आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इनके गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमें गुणनखंडों का सम चाहिए तो 2 की पावर 3 है, तो इसको 2 की पावर 4 माइनस 1 कर देते हैं, अपान पे 2 - 1 कर देते हैं। अब 5 को देखते हैं, अगर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 माइनस 1 कर देते हैं, अपान 5 - 1 कर देते हैं। इस पे देखते हैं 3 की पावर 2 है, इसको कर देते हैं 3 की पावर 3 माइनस 1 अपान 3 - 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 में 1 घटाएंगे 15, 15/1 आ गया, गुणे 5 की पावर 2 25 में 1 घटाएंगे 24/4 आ गया, इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27 पे 1 घटाएंगे 26/2, 4 से काटेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 13, तो 15 × 90 गुणे 13 है, 13 नहीं है 117, 1170 उनके विभाजकों का योग आ गया। 23 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 15% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 450 है, तो मूलधन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी अपने सेट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो CI और SI पे डिफरेंस 2 ईयर में कितना मारेगा, 15% का है अगर, तो हम लोग अगर सक्सेसिव निकालें A + B + AB/100 से, तो A + B तो CI और SI पे इक्वल रहना है, AB/100 केवल बढ़ जाएगा, और AB/100 मतलब 15% पहले भी है, दूसरे साल पे भी 15% है, तो 15% का स्क्वायर करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 225, इसको 100 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 2.25%, तो 2.25% का डिफरेंस आएगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है 450, तो हमें मूलधन निकालना है मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, और 2.25 की वैल्यू क्वेश्चन ने 450 दी है, तो दशमलव से यहाँ डबल जीरो ले आएंगे, 25 से काटेंगे यहाँ पे 9 आएगा, और 25 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 9 से काटेंगे यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 चौको 20 मतलब 20,000 उसका मूलधन रहा होगा। 24 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत गति निकालनी है, तो 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 और 4 जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम हम लोग मान लें उसकी पूरी यात्रा, तो 12 आ गया उनका एलसीएम। अब इसका 1/3 भाग मतलब 4 और 1/4 भाग मतलब 3, और बाकी शेष कितना बचा 4 3 7 और 5 बचा शेष। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 हमने लेट कर ली है अपान पे। अब क्वेश्चन ने बोला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1/3 भाग कितना था 4 4 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना टाइम लग गया पहली दूरी तय करने में, 1/3 भाग दूरी तय करने में प्लस। अब क्वेश्चन ने बोला 1/4 भाग, तो 3 आ गया इस पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस इतना टाइम लग गया, फिर शेष कितना बचा 5 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो नीचे आ गया टोटल टाइम। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं,
12 आ गया ऊपर और नीचे सब 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 बचे। तो 12 आ गया ऊपर और 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 मतलब 3/10। तो 3 नीचे आ गया और 10 ऊपर पहुंच गया, मतलब कितनी वैल्यू आ गई 40 kmph उसकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। 25 का बी करेक्ट हो गया। 26 नंबर देखते हैं। 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को मैनुअली नहीं सॉल्व करेंगे कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से पहुंचकर 100 फैक्टोरियल का निकालें। 100 फैक्टोरियल का जब अगर हम लोग 100 फैक्टोरियल का करेंगे तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 ऐसे गुणा करके हम लोग 1 तक नहीं जाएंगे, ये तरीका गलत है। ऐसा करेंगे तो हमारा एग्जाम पहले ही ओवर हो जाएगा। हम लोग 100 फैक्टोरियल को चेक करना है तो 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कितनी आएगी 20। अब अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 4। अब 4 जो आया है ये 5 से छोटा हो गया, तो अब हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे 5 से। तो 20 और 4 जो भागफल आया है इसका योग करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 24। 24 ही उसमें शून्यों की संख्या होगी। ऐसी ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 26 का ए करेक्ट हो गया। 27 नंबर, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो यह अगर अपना वर्ग है और इसकी भुजा ए है और इसका विकर्ण कितने का होगा a√2 का। तो क्वेश्चन ने बोला ये जो वर्ग है इसका और इसके विकर्ण पर बने जो वर्ग है उसका अनुपात निकालना है क्षेत्रफल का दोनों की। ठीक है, तो इसका जो अपना बेस वाला स्क्वायर था, पहले स्क्वायर इस वाले का हम लोग एरिया निकाले हैं तो ए स्क्वायर होता है। अब इसका अनुपात चाहिए किससे, जो विकर्ण वाले से। तो विकर्ण की एक भुजा क्या है a√2, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a² इंटू 2। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 1:2। करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, यदि a/b बराबर 2/3 है, b/c बराबर 4/5 है, तो a b c कंबाइन करना है। a/b कितना है 2:3 और b/c कितना है 4:5। अब कंबाइन करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 पे किया वैल्यू आई 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 पे किया वैल्यू आई 12 और 5 का मल्टीप्लाई 3 पे किया वैल्यू आई 15। तो 8, 12 और 15 के रेशियो पे होंगे। 28 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 2497 पे जोड़ने पर प्राप्त योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 5 और 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। तो हमें ये निकालना है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2497 पर जोड़ना है। तो 2497 को अगर हम पहले 60 से डिवाइड करके चेक करें कि शेषफल कितना आ रहा है, तो कितने बार जाएगा 4 बार। 240 आया, बचा 97, एक बार गया बचा 37। तो अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर 60 जिससे हमने भाग दिया है और जो उसका शेषफल आया है इसको माइनस कर दें तो एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी कि उतना जोड़ दें तो यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इस पे अगर 10 में 7 गया 3 और 5 में 2, 5 में 3 गया 2, तो 23 अगर हम इस संख्या में जोड़ दें 2497 पे तो वह संख्या 5, 6, 4 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। 23 अपना ए करेक्ट हो जाएगा। 29 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, 12 सेंटीमीटर के एक घन के सभी फलकों को रंगा गया है और फिर उससे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए मिलेंगे। तो अगर 12 सेंटीमीटर घन की एक फलक है, एक भुजा है 12 सेंटीमीटर की और 1-1 सेंटीमीटर के घन काटने हैं, मतलब इस पे 1-1-1-1 के कट मारने हैं और ये अब कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे। तो कितने भाग पे डिवाइड हो रहा है 12 भाग पे। 12 इंटू एन कितने हैं 12 भाग पे डिवाइड हो रहा है और 12 पे -2 कर देते हैं। 12 भाग पे डिवाइड हुआ तो n-2 फार्मूला होता है इसका, n-2 फार्मूला होता है। तो n अपने कितने हो रहे हैं 12 और n-2 12-2 तो 12 गुणे 10 वैल्यू कितनी आ गई 120। 120 अपना ए करेक्ट हो गया। 30 का ए करेक्ट। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 31 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 31 कंप्लीट हो चुके हैं।
इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ पर जुड़कर आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं। हम लोग या तो मैनुअली टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों को वहाँ पर आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे, या तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपका इशू रिजॉल्व कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे सेट नंबर 32 पे।